पोचर के कैरेक्टर को मैं जानना चाहूँगा। बहुत कम लोग पोचर के बारे में जानते हैं, इवन मैं खुद भी बहुत नहीं जानता, और लोग जानना चाहते हैं वो कैरेक्टर होता क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है। जंगल को अच्छे से समझते, वो जानवर को अच्छे से समझते, और वो वाइल्ड एनिमल का बायोलॉजी, इकोलॉजी, बिहेवियर हर एक चीज़ जानते हैं। मानसून टाइम में पोचिंग करना एक और फ़ायदा होता है, एक तो आपका जो गन शॉट का साउंड है वो सुनाई नहीं देता। पहली बार जब दिल्ली में जब ये जो रेड के टाइम में हमने देखा था, गणेश जी का मूर्ति है 3-3.5 फुट का गणेश जी, बहुत सुंदर, जबकि हाथी को खुद हम गणेश जी मानते हैं, उनको मार करके एक गणेश जी बनाना, बस वो कहाँ पर, मतलब गणेश जी कहाँ मानेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ी थी आपकी कि एक मलेशिया में बैठा हुआ ट्रेडर था जिसको आपने व्हाट्सएप के चैट से पकड़ा था। ऑपरेशन शिकार एक कोडेड ऑपरेशन था केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जो था हाथी शिकार के ऊपर था। केरला में 2016 में ऑर्गेनाइज्ड एलिफेंट पोचिंग हुआ था। तो आपने एक सीरीज़ देखी होगी पोचर्स, प्राइम पे, क्या कमाल की सीरीज़ थी, और इसमें एक ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन शिकार, और इसमें किरदार थे एलन जोसेफ। वो किरदार जो है आज हमारे सामने हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है जोस लुइस के नाम से हम इन्हें जानते हैं। WTI में आप साहब ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के चीफ भी। सर बिल्कुल सही पढ़ा होगा मैंने। वेल अभी तो मैं CEO हूँ। ओह सॉरी, दैट इज जस्ट एन अपडेट, नो प्रॉब्लम। तो आप CEO साहब भी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने के लिए सर। सबसे पहले जोश मैं आपसे पूछूंगा, ये ऑपरेशन शिकार जो था ये था क्या? ऑपरेशन शिकार एक कोडेड ऑपरेशन था केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जो था हाथी शिकार के ऊपर था। केरला में 2016 में ऑर्गेनाइज्ड एलिफेंट पोचिंग हुआ था, और उसका एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था जो केरला से लेके तमिलनाडु, कर्नाटका, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली तक पहुंच गया था जी। तो वो था ऑपरेशन शिकार। इसमें करीबन 20 केस अभी कोर्ट में चल रहा है, और 70 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, और काफ़ी मात्रा में हाथी दांत और हाथी दांत से बने हुए मूर्तियां बरामद हुए, और इंडिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन माना जाते हैं, जो 2015 से 2017 तक चला। फिर उसके बाद भी उसका कुछ आफ्टरमाथ, मतलब कुछ 1-2 बंदे जो गायब थे उनके बारे में फिर बाद में भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, मगर ज़्यादातर 2016 से 2017 तक ऑपरेशन चले। ये है ऑपरेशन शिकार। सर इसमें ये दिमाग में कहाँ से आया आपके कि ये ऑपरेशन नाम शिकार दिया जाए? क्योंकि शिकारी थे इसलिए शिकार दिया गया, या नहीं, ऑपरेशन शिकार एक्चुअली उसी टाइम में पेरियार का फील्ड डायरेक्टर था श्री अमित मलिक, जो IAFS ऑफिसर थे, और उन्होंने ये जो पूरा ऑपरेशन का लीड था। तो जब मैंने उनसे मिला था, इसके मतलब जो शुरुआत के दिन थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी, तो बोला नहीं, इसका एक नाम होना चाहिए, एक कोड नेम होना चाहिए। तो बोला हम जो शिकारी है उसको शिकार कर रहे हैं, तो शिकारी हम लोग हैं अभी। शिकार खुद यहाँ शिकार हो रहा है, शिकारी खुद यहाँ पर शिकार हो रहा है। तो हमने बोला भाई इसको ऑपरेशन शिकार रखते हैं। बहुत खूब। तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने उसको बोलते थे OPS, तो वही था उसका नाम। इसमें आपने 70 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की, कुछ जो मेन पोचर का कनेक्शन था वो दिल्ली से था। तो क्या दिक्कतें और किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन आपने किया, क्या चैलेंजेस थे आपके? क्योंकि जल्दी तो ये मुंह खोलते नहीं। देखिए ये जो चीज़ था, एक शिकारी जो था, एक व्यक्ति थोड़ा डर में आके उन्होंने कुछ बोल दिया किसी को, वहाँ से शुरू हुआ था। ज़्यादातर क्या होता है ऐसे जो इंसिडेंट है, लोग छोड़ देते हैं, अच्छा इसने कुछ बोल दिया, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, एक आध केस पकड़ लिया, फिर वहाँ पे छोड़ देते हैं। बट क्या हुआ, उसी टाइम में जो ऑफिसर्स थे उनका मतलब तरीका थोड़ा अलग था जी। उनको लगा नहीं ये छोटे मोटे चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। और मुझे अभी भी याद है जब इस चीज़ के बारे में जब डिस्कस हो रहा था, क्योंकि मैं एक सिविलियन हूँ और मेरा इन्वॉल्वमेंट टेक्निकल सपोर्ट था, मगर एक जगह पे मैं भी वो टीम, मतलब एक ऐसे हो जाते, गैंग बन जाते हम भी, और उसी के अंदर हो गया था। तो हमने सोचा था भाई इसका एक बंदे नहीं है, एक या दो बंदे नहीं, एक इंसिडेंट नहीं, उससे ज़्यादा भी है। जब तक हम इसको पूरे के पूरे इसको कंट्रोल नहीं करें, जब तक इसको पूरा निकाल नहीं दे, तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। मतलब हम एक पोचर को अरेस्ट किया, फिर उसमें से उनसे कुछ, क्योंकि पूरा नेक्सेस है, पूरा नेक्सस है। और थोड़ा सा मैं इसका हिस्ट्री भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि केरला में जो है वो हर 10, 15, 12 साल में एक ऐसे एक इंसिडेंट होता था, 3-4 हाथी मारे जाते हैं और दांत ले जाते हैं।
तो हमने सोचा भाई इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे जी। तो जब तक हम ये पूरा नेटवर्क को एक्सपोज नहीं करें तब तक कोई फायदा नहीं है। ये फिर से होगा जी। तो यदि बोलेगा तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट था कैंसर का ट्रीटमेंट जैसे करते हैं वैसे उसको ऑपरेशन नहीं, हम उसको कीमोथेरेपी तक जाते हैं, हम डीप तक जाते हैं। तो हमने उसको एक नाम दे दिया ऑपरेशन शिकार, वो पूरा सीक्रेसी था और एक जगह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। और ये चीज़ हमने किसी को नहीं बताया, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा बाहर किसी को पता नहीं था। तो वो मतलब प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेट करना एक्चुअली एक एक्सपीरियंस भी था और एक लर्निंग भी था। बिल्कुल। तो इसमें अगर बात की जाए 2015 में जब एक रेड मारा गया था जिसमें 13 करोड़ रुपए के आइवरी पकड़े गए थे, इसमें चूक आपको नहीं लगता कि जंगल वालों की भी थी या हमारे इंटेलिजेंस का एक छोटा सा फेलियर कहा जाए? देखिए जब एलिफेंट पोचिंग होते हैं जी, मानते हैं भाई आपका जो पेट्रोलिंग ठीक से नहीं हुआ या फिर आपका पेट्रोलिंग में जो कमियां थे उसका फ़ायदा सामने वाले ने उठाया। जी। पुराना एक पोचर था जिसका नाम भी मेरा नाम था, जोस। ओह वाह। और उनको एक टाइम में कोर्ट में पूछा गया था, 1980s का बात है जी। उनको पूछा था, जज साहब ने ही पूछा, मतलब आपने फॉरेस्ट वालों को काफ़ी पैसा भी दिए होंगे। उन्होंने बोला जब जंगल में मैं घूम रहा था तो फॉरेस्ट वाले नहीं मिले। तो पैसे देने की जरूरत नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब पेट्रोलिंग जो है, जंगल का इलाका इतना बड़ा है और कभी पेट्रोलिंग हर जगह पर नहीं होते। और दूसरा इनका जो तरीका था, ये जो पोचिंग ज़्यादातर होते थे मानसून टाइम पे। मानसून टाइम में क्या होते हैं, मानसून टाइम में जो वेस्टर्न घाट्स का जो फॉरेस्ट है वहाँ पर काफ़ी पानी का समस्या होता है। तो उस वजह से ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाते भाई अंदर जाके पेट्रोलिंग कैंप में रहे या फिर रेगुलर पेट्रोलिंग करे। ये जो चीज़ है, ये जो पोचर्स भी जानते हैं और पोचर्स जो है वो लोकल है, बिल्कुल, तो उसको पता है पूरा जंगल का रास्ता भी पता है जी। और उस वजह से पोचर्स जो है वो मानसून टाइम पे पोचिंग करते थे। और मानसून टाइम में पोचिंग करना एक और फायदा होता है, एक तो आपका जो गन शॉट का साउंड है वो सुनाई नहीं देता और फॉरेस्ट पेट्रोलिंग कम है, इस वजह से फॉरेस्ट वाले नहीं मिलेंगे और ये जो गन शॉट नहीं मिलेंगे। और फिर कारकस जो है वो जल्दी सड़ जाता है मानसून में बारिश है, तो इस वजह से ज़्यादातर पोचिंग जो है मानसून टाइम में होते हैं। और बिल्कुल मानता हूँ जब एक फेलियर हो जाता है उसको फेलियर मानना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो फेलियर था, वो फेलियर था। यदि हम ऐसे सोचेंगे भाई एक इंसिडेंट किसी ने देख लिया, उन्होंने बोला चलो एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक हाथी मारा है, हम उसको वहीं पर ख़त्म कर लेते इन्वेस्टिगेशन, तब ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हमको ये जो ज़्यादा क्वांटिटी का आइवरी भी नहीं मिलेगा, लोग ये भी नहीं बोलेगा भाई इतना सारा हाथी का पोचिंग हुआ। नहीं, एक निर्णय लिया गया था भाई यदि पोचिंग हो रहा है उसको फिनिश करेंगे। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ जंगली हाथी का आइवरी नहीं था, जो पालतू हाथी जो केरला में टेम्पल्स में थे और प्राइवेट ओनरशिप में है, उनका जो हर साल उसका जो आइवरी जो टस्क का जो टिप काटते हैं वो भी इस्तेमाल हुआ था। वाह। तो वो एक स्टडी सोर्स ऑफ आइवरी था और दूसरा जंगल से जो आइवरी मिलता तो वो सप्लीमेंट्री भी था। मतलब दोनों मिलकर ये जो ट्रेड है बहुत बड़ा हो गया, वो बहुत बड़ा चल रहा था। मतलब आप मान लीजिए केरला में पोचिंग हो रहा है और दिल्ली में बिक्री हो रहा है। बाप रे। पोचर के कैरेक्टर को मैं जानना चाहूँगा। बहुत कम लोग पोचर के बारे में जानते हैं, इवन मैं खुद भी बहुत नहीं जानता, और लोग जानना चाहते हैं वो कैरेक्टर होता क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है। पोचर कोई ऐसे कोई क्या बोलता है, कोई अलग कैरेक्टर नहीं है। जब आप एक अच्छे पोचर को मिलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा वो पोचिंग करते हैं। वही जानना चाहता हूँ। हाँ, वो एक साधारण आदमी रहता है, उसका एक प्रोफाइल रहता है, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, या शायद वो कुछ दुकान चला रहे होंगे या फिर कुछ जॉब कर रहे होंगे। वैसे वो कभी नहीं बताएंगे मेरा प्रोफेशन जो है वो पोचिंग है, पोचर है या पोचिंग है। बट उनका स्किल सेट्स रहता है, उसको पता है कब पोचिंग करने का है, कितना साइलेंटली करना होता है। पोचर जो है जंगल को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो जंगल को अच्छे से समझते हैं, वो जानवर को अच्छे से समझते हैं और वो वाइल्ड एनिमल का बायोलॉजी, इकोलॉजी, बिहेवियर हर एक चीज़ जानते हैं। क्योंकि वो एक आदमी ऐसे होते हैं, वो एक या दो या चार लोग साथ में जंगल चले जाते हैं, काफ़ी दिन जंगल में रुकते हैं, फिर एक हाथी का नज़दीक जाके उसको गोली मारना, फिर उसका दांत निकालना या फिर एक टाइगर के लिए ट्रैप लगाना, उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो मेरे लाइफ में मैंने जितने पोचर्स को मिला है वैसे कोई नहीं है। उसको मतलब आप उसको देखेंगे आपको डर लगेगा भाई ये पोचर है, उसका बड़ा मूंछ है, बड़े वीरप्पन जैसे मूंछ है, वैसे नहीं है। ये बड़े सिंपल आम आदमी है, बट उसका जो स्किल है वो अलग हो जाते हैं। एक हाथी को जो मारने का ट्रिक है,
क्योंकि हाथी इतना बड़ा होता है और मुझे लगता है ऐसे गोली मारो या ऐसे उसको मारना चाहो तो आसान नहीं होता है। किस पॉइंट पे वो अटैक करते हैं? वेल मैं ये नहीं सोचता मैं ये जो पब्लिक टेलीविजन में ये बताऊं भाई हाथी को कैसे मारे, चार और लोग सीख जाए। चार और लोग सीख जाए। अब चलिए इस सवाल को ठीक है छोड़ देते हैं। नहीं, उसका तरीका होता है, ऐसे नहीं है, उसका तरीका होता है। हाथी या कोई भी जानवर मारने का एक तरीका होता है, वो शिकारी अच्छे से जानते हैं किस पॉइंट पे उसको, किस पॉइंट पे, किस टाइम पे, कहाँ पर मारना। उसका बहुत अलग अलग उसका तरीके होते हैं, टेक्निक है, ये पूरा टेक्निक्स है। वो लोग बोलते हैं शूटिंग का उसूल होते हैं, वो बहुत अच्छे से वो पालन करते हैं। बाप रे। किसी पोचर का इंटरेस्टिंग आपको इंटेरोगेशन आपने किया हो, कैसे वो कबूल लेते हैं जो पकड़े जाते हैं या फिर? वेल मैंने कभी भी इंट्रोगेशन नहीं किए हैं। पार्ट तो मैं इंट्रोगेशन भी नहीं बोलूंगा, जब वो बातचीत हो रही है, जब सस्पेक्ट से बातचीत हो रहे तब बैठे थे वहाँ पे, या फिर सुने। कुछ ऐसे मौके थे जहाँ पर बैठ के मैंने उनकी कहानियाँ सुने थे। बस उनका एक इंटरेस्ट है, पैसा कमाना है और ये चीज़ जानते हैं और इसका एक इंटरेस्ट भी है। और जैसे कुछ एलिफेंट पोचर्स है जिसका एक चीज़ है, पोचिंग एक स्पोर्ट है एक्चुअली। और एक जंगल में जाके एक जानवर को मारना और उसे जो भी आपको निकालना है, स्किन निकालना है, वो कई पोचर्स या कई हंटर्स ये मानते हैं भाई एक मेरा एक अचीवमेंट है, ये मेरा एक पहले तो लोग शिकार इसलिए करते ताकि एक विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट कर सके उसको। एक्चुअली क्या है, यदि आप देखेंगे तो जितने जो ट्रॉफीज हम रखे हैं, हम क्यों इसको ट्रॉफी बोलते हैं? मेरे दादाजी ने मेरे दादाजी ने मारा था। स्पोर्ट हंटिंग थे, मतलब हंटिंग एक टाइप का स्पोर्ट था, एक आपका स्किल था। और उसमें यदि आप जिम कॉर्बेट का बुक भी पढ़े, बिल्कुल बड़ा मतलब फेमस नेचुरल हिस्टोरियन है, उसके साथ साथ हम उसको बोलते हैं वो हंटर भी थे। हंटर कन्वर्टेड कंजर्वेशनिस्ट है। मतलब उनका एक था भाई जंगल में जाना, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब जब जंगल जाते हैं वो पूरा जंगल को ऑब्जर्व करते हैं, जमीन का ऑब्जर्व करते हैं, गंध का, मतलब कमाल की उनकी बुक है। हाँ, कमाल की उनकी बुक है। एक्चुअली मेरा बचपन में मैंने जो पढ़ा बुक, मेरे ख्याल से मुझे इन्फ्लुएंस जिम कॉर्बेट ने बहुत काफी की है। कि उस बॉडी से खून निकल रहा था, यानी टाइगर अभी थोड़ी दूर पे गया था, बिल्कुल रेत में उनके खून जमे नहीं थे। आपको लगता है कि चीज डिस्क्राइब करते हैं? देखिए ऐसा है, जिम कॉर्बेट ने जो नेचुरल हिस्ट्री उनका बुक में जो लिखा है, बिल्कुल सर, मोस्टली साइंटिफिक बुक भी आप पढ़ोगे उसमें शायद मेरे ख्याल से कुछ, हाँ, कुछ थियरीज और कुछ आपको कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे, मगर जिम कॉर्बेट ने जो नेचुरल हिस्ट्री जो लिखा है वो नेचुरल, असली में वो नेचुरल हिस्ट्री। बिल्कुल हमको उस चीज का तो वो एक जमाना था जहां पर स्पॉट हंटिंग होता था। उसका कारण था जानवर उसी टाइम में मैनीटर्स होते थे, या फिर उसी टाइम में आप लोग जंगल थोड़ा क्लियर करके वहां पर खेतीबाड़ी करते थे। तो उसी टाइम में एक प्रॉब्लम, या फिर लॉगिंग का ऑपरेशन चलते थे, उसी टाइम में लोग मानते थे भाई ये जानवर जो है, टाइगर जो है, मेनस है, उसको मारना ज़रूरी है, या फिर लेपर्ड जो है उसको मारना ज़रूरी है। मगर जो हंटर्स थे उसी टाइम में, जिम कॉर्बेट जैसे जो हंटर्स, उनका कई रूल्स थे। हम इस सीजन में मारेंगे या फिर इस टाइप के जानवर को मारेंगे। जब एक जानवर सोते हैं, जिम कॉर्बेट ने खुद लिखा है, जब टाइगर सो रहा तो वो गोली नहीं मारा, वेट किया टाइगर को उठने तक। तो एक रेस्पेक्ट था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट था। वो ऑन फुट जाते हैं, मतलब वो कोई मजबूरी नहीं थी मारना, उसका शौक था, या फिर उसका जरूरी था। मतलब गवर्नमेंट ने उनको असाइन किया था भाई आपको उसको मारना था, फिर भी उन्होंने अपना रूल्स नहीं तोड़े, बिल्कुल, वो अपने फायदे के लिए नहीं किए, बिल्कुल। तो तभी हमने ये जितने भी स्किन्स माउंट किए हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉफीज है। मतलब उनका एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक सबूत है, उन्होंने मारा है। फिर उसके बाद जब 1960s 1970s हो गया, हम समझ गए भाई हमारा जंगल में शेर और हाथी कम हो रहे, विलुप्त हो रहे, तो हमको उसको बचाना भी ज़रूरी है। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हेरिटेज है, उसका हमारा फ़ायदा भी है, टूरिज्म का फ़ायदा है, बाकी जंगल ज़रूरी है। तब हमने उसका कंजर्वेशन शुरू किया। तो जैसे हमने इंडिया में कंजर्वेशन जब शुरू किया था 1972 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया, बोला आप अभी हंटिंग नहीं कर सकते हैं। पर आप दूसरे तरीके से देखो तो इंडिया का भी एक रिच ट्रेडिशन भी है कंजर्वेशन का।
काफी पहले से किंग अशोक मतलब एम्परर अशोका के टाइम से भी हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स डिक्लेयर किए हैं। हमने हाथी के लिए अलग जंगल रखे हैं, क्योंकि हाथी हमारा एक जमाना था, हमारा हाथी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा युद्ध के लिए। बिल्कुल, राजा महाराजाओं के लिए उसी टाइम का कैनन था हाथी, मतलब आपका फ्रंट टैंक सॉरी कैनन नहीं टैंक उसी टाइम का, ठीक है। तो उसका भी इम्पोर्टेंस था हमारे लिए। फिर जब 1972 के बाद जब हमने बोला भाई इसको मारना ठीक नहीं है, इलीगल है, तब से प्रोटेक्शन शुरू हो गया। प्रोटेक्शन अलग अलग तरीके से, सैंक्चुरीज डिक्लेयर हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर हो गया, तो हम अपने पॉपुलेशंस को बचाने लगे। उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स है, जो पोचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि आइवरी इंडिया में, यदि आप इंडिया का हिस्ट्री भी देखोगे, आइवरी जो है, हाथी दांत जो है, वो एक कीमती चीज़ था पहले से। इंडिया में सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में आपका राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल, ये 3-4 जगह पे अच्छे से कार्वर्स थे जो हाथी दांत के ऊपर मूर्तियाँ बनाते थे। तो 1800 से ये जो बहुत प्रख्यात है, क्योंकि साउथ इंडिया से इंग्लैंड भेजे गए थे एक आइवरी थ्रोन, तो डिप्लोमेसी के लिए, मतलब यहाँ से गिफ्ट भेजा गया था। और ऑर्गेनाइज्ड आइवरी ट्रेड चलता था साउथ इंडिया में, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम था। और जितने कारीगर थे वो साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छे कारीगर भी है जो आइवरी में मूर्तियाँ बनाते। तो आइवरी का डिमांड रहा, क्योंकि कैप्टिविटी में एलिफेंट्स थे और जंगल में एलिफेंट्स है, और जहाँ पर भी आपको आइवरी मिलते हैं आप उसमें कार्विंग करते और बेचते, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिटिंग बिजनेस है। इस वजह से आइवरी ट्रेड फिर से चला। और इसका सबसे बड़ा पेडलर चाइना है, जहाँ पे 70% का मार्केट आपको चाइना में दिखता है। हम 2-4 साल पहले तक, प्रिसाइसली बोलेंगे तो ऑपरेशन शिकार से पहले तक मैं यही बोलता था, बट जब हमने ऑपरेशन शिकार में देखा काफ़ी हमारा इंडियन गॉड्स का और गॉडेसेस का मूर्तियाँ मिले, तो आपको लगा कि हमारा ही मार्केट सबसे बड़ा था। सबसे ज़्यादा मुझे इतना दुख लगा जब मैंने पहली बार जब दिल्ली में जब ये जो रेड के टाइम पे हमने देखा था, गणेश जी का मूर्ति है 3-3.5 फुट का गणेश जी, बहुत सुंदर। जबकि हाथी को खुद हम गणेश जी मानते हैं, उनको मार करके एक गणेश जी बनाना, बस वो कहाँ पर, मतलब गणेश जी कहाँ मानेंगे हम उसको, हम मानते हैं गणेश जी को विघ्नेश्वर मानते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं। यदि आप हाथी दांत की एक मूर्ति खरीदते हैं, ये सोच के गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब आप ये नहीं समझते भाई आप गणेश जी को ही मारे हैं और दांत निकाले हैं और अवैध तरीके से आप मूर्ति बनाए, पेनफुल डेथ है, और फिर आप उसको सामने प्रार्थना करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है गणेश जी प्रसन्न होंगे। तो यही एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, गणेश जी का मूर्ति आप मिट्टी में बनाइए, प्लास्टिक में बनाइए, आपको एक भावना है, आपको आपके मन में, मतलब भगवान आपके मन में होना चाहिए। आपको सामने मिट्टी या फिर प्लास्टिक या हाथी दांत, कठौती में गंगा लोग कहते हैं, बिल्कुल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर लोग ये मानते हैं मेरे पास यदि हाथी दांत की मूर्ति है तो भगवान ज्यादा पावरफुल मेरे पास होंगे, और भगवान भी पावरफुल, और मेरा पावर मैं बाकी लोगों को भी दिखा सकता हूँ। जो मेरे घर में आए, मैं उनको दिखा रहा हूँ, भाई मेरे ड्राइंग रूम में मैंने, तुम्हारे पास तो प्लास्टिक वाला है, मेरे पास हाथी वाला है, तो उतना ही फर्क है। तो इस फर्क के लिए हम हाथी को मारते हैं। शिट सर, इस ऑपरेशन के बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस का सहारा लिया, उनके साथ मिले और आपने एक ऐप डिज़ाइन किया, हॉक। वो क्या था? जब ये जो इन्वेस्टिगेशन में मेरा ज़्यादातर रोल जो था, एक टेक्निकल सपोर्ट था डिपार्टमेंट के लिए, मतलब डिजिटल डिवाइसेस एनालाइज करना, कॉल एनालाइज करना, और मेरा कुछ अनुभव रहा वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, तो समझ में आ जाता था भाई एक आदमी दूसरे से क्या बात कर रहा है, मतलब जो लॉजिकल सीक्वेंसिंग हम करते थे। तो मलिक सर थे, मनु सत्यन थे, हम उनके साथ काम किए हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। बट उसमें हमने एक चीज़ सीख लिया, हमारे एक कमी है, हमारे पास सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस नहीं है। जितने भी आरोपी थे इस वाले केस में, उसमें काफ़ी लोग जो है पहले हुए थे, पहले भी इसी प्रकार के केस में आरोपी थे, उनका केस भी चल रहा है, किसी के नाम पे 2-3 केस चल रहा है, किसी ने हिस्ट्री शीटर्स दे। तो ये लोग हमारे हाथ से कैसे छूट गए, मतलब क्यों हमने उनके ऊपर नज़र नहीं रखे? तब पता चला कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में बातें नहीं चलती, एक रेंज ऑफिस में जितने भी कागज में जो डेटा है वो दूसरे से बात नहीं करते, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। जहाँ पढ़ा है वहीं पढ़ा रहेगा, जहाँ पढ़ा है वहाँ पे पढ़ा है, जब तक कोई नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा।
तो इस वजह से हमने सोचा चलो इसमें कुछ और करें। तो फिर हमने जो इन्वेस्टिगेशन सब हो गया था, फिर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, लोग अरेस्ट हो गए, वहाँ पर कुछ काम खत्म नहीं होते, फिर आगे का बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तब देखा भाई एक सिस्टम का ज़रूरत है। देखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास वैसे कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोएक्टिवनेस। तो उन्होंने बोला नहीं यार भाई बनाते हैं एक सिस्टम। तो हॉक सिस्टम जो बने हैं वो एक्चुअली केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कुछ डेवलपर्स हमने शुरू किए। हाँ बात सही है, क्योंकि मैंने जहाँ पर भी मैंने ट्रैवल किया, बाहर ट्रैवल किया, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुआ, इंटरपोल के लोगों से मुलाकात हुआ, या फिर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे उनसे मुलाकात हुआ। इराक अफगानिस्तान तक जो लोग इराक अफगानिस्तान ऐसे जगहों पे जो इंटेलिजेंस पे काम किए हैं। तो एक इंटेलिजेंस गैदर करने का कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। वो एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पे इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आते, फिर हम उसको डेटा में कन्वर्ट करते, फिर उसको उनसे इंटेलिजेंस बनाते, फिर उसे हम लोग बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस वो होते हैं, मतलब वो जो इंटेलिजेंस है उससे आप आगे कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, यहाँ पर हाथी का शिकार हो रहा है, कोई एक्शनेबल नहीं, वो कोई इंटेलिजेंस भी नहीं, वो एक इन्फॉर्मेशन राइट। मगर जब मैं आपको बोलूंगा आज रात को 8 बजे 174th बिल्डिंग के पीछे से 2 पोचर्स बंदूक लेके बाहर निकलेंगे हाथी शिकार करने के लिए, वो होता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस। वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे चीजें, डेटा का जरूरत है। वो डेटा आपको अलग अलग सोर्सेस से आते हैं। राइट। वो होता है जब आप उसको एक तरीके से देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा वो डेटा कहाँ से आ रहा है। कुछ किसी ने किसी को देखा होगा, किसी ने किसी का गाड़ी कहीं पे पार्किंग किया होगा, किसी ने किसी से फोन पे बात किया होगा, या आपने किसी एक्स को वाई के साथ बात करते हुए देखा होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग जगह से सिस्टम के अंदर एक साथ में आते हैं और सिस्टम एनालाइज करते हैं। उसके साथ साथ जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी एनालाइज करते हैं। तब हमको पैटर्न्स मिलते हैं, तब हमको पता चल जाता है भाई कुछ होने वाला है। तो उसका उद्देश्य है ये सब सिस्टम का, हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑफ द क्राइम। लेफ्ट ऑफ द क्राइम माने कोई भी क्राइम होने से पहले जो चीजें होते हैं, ये जब चीजें हम करते हैं तब आप उसको रोक सकते हैं। ये नहीं है कि ये चीज इंडिया में है, फिर हम हो गई हो तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डैमेज कंट्रोल करते हैं। करेक्ट। और जो लेकिन डैमेज ना हो उससे पहले कैसे कंट्रोल किया? इंटेलिजेंस एनालिसिस सिस्टम्स का सबसे ज्यादा और सबसे अहम भूमिका यह है कि वो क्राइम होने से पहले उसको रोकेगा। बट वो हमेशा नहीं हो सकता है, बट जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन हम उसको कर सकते हो। तो हमने जो हॉक सिस्टम जो बनाया उसमें एक इंटेलिजेंस एनालिसिस है, फिर पूरा डॉक्यूमेंटेशंस भी है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन माने आप अरेस्ट से लेके आपका कोर्ट में जो प्रोसीजर चल रहा है वो पूरा सिस्टम जो है हमने डिजिटाइज कर लिया। जैसे कि हम लोग अभी देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, हर एक स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक स्टेट का ज़रूरत है। और अभी मोस्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये नहीं हुआ है कि डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। करेक्ट। बाकी पुलिस का हुआ है, सीबीआई है, वो सब डिजिटाइज्ड है कंप्लीटली। आज इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो केस मैनेजमेंट सिस्टम जो डिजिटाइज नहीं है, हॉक उसका जवाब है। मतलब आपका पूरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जितना भी वाइल्ड लाइफ क्राइम का जो भी चीज़ है, डेटा और डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर मैनेजमेंट, एवरीथिंग, मतलब A to Z चीज आप हॉक से आप मैनेज कर सकते हैं। क्या बात है सर। बस तो ये किन स्टेट में भी एक्टिव है आपका हॉक? हमने शुरू किया था केरला में, वो 2020 से अभी फुल स्टेट हॉक के ऊपर चल रहा है। वाह। और अभी कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा तीन और स्टेट्स चल रहे थे, क्योंकि हमने सोचा पहले केरला बनाएंगे। हमारा भी एक उद्देश्य था भाई साउथ इंडियन स्टेट को कनेक्ट करेंगे अगल बगल के, क्योंकि पता भी चले ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं। फिर अभी फिलहाल उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा ने बोला भाई हमको भी चाहिए सिस्टम, तो ये धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अच्छा लगेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ी थी आपकी कि एक मलेशिया में बैठा हुआ ट्रेडर था जिसको आपने व्हाट्सएप के चैट से पकड़ा था। कैसे? बस मेरे ख्याल से ये आप इतना ज्यादा डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं है। नहीं, ये तो हो चुकी चीज़ है, तो आई थिंक थोड़ा नहीं, बात ऐसे होते हैं हम लोग, मतलब जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया जो है वो कनेक्टेड है। तो जब हम इंडिया में कुछ देखते हैं, हमारा एक छोटा सा टीम है जहाँ पर हम लोग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। तो कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाते, सिर्फ मलेशिया नहीं कई जगहों पे इन्फॉर्मेशन आ जाते, तो हम वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको बता देते भाई आपके वहाँ पर से हमारा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है मलेशिया से या फिर थाईलैंड से इंडिया की तरफ वो इम्पोर्ट करते हैं जी। तो हम क्यों वेट करें इंडिया तक आने में, वहीं से पकड़ लो।
जब वो आदमी इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, सोर्स बंद कर लो। बहुत बढ़िया। एक जानवर या एक कहीं ज़्यादा जानवर वो मलेशिया से वो इंडिया में इंपोर्ट करे, फिर वो हमारे यहाँ पर मार्केट में आए और ज़्यादा प्रॉब्लम बने, उससे अच्छा है भाई वो इंपोर्ट करने से पहले उसको वहाँ पर रोको, जो जानवर है उसको वहाँ पर बचाव कर लो और उसको वापस भेज दो। तो जब इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं हम रुकते नहीं, हम किसी हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कॉन्टैक्ट है उनको बता देते वैसे कुछ हो रहा है बस। क्या इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही सर। एक और चीज़ बताइए सर, एशियन एलिफेंट जो होते हैं उनके जो टस्क होते हैं और जो अफ्रीकन और जो एशियन यानी हमारे वाले होते हैं, इनके टस्क में भी एक देखा गया है कि इंडियन एलिफेंट के टस्क होते हैं वो थोड़े मुलायम होते हैं, जिस पे आर्ट बनाना आसान होता है, इस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। ये सच है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो कार्विंग करते हैं, क्योंकि वो दोनों कार्विंग जो अफ्रीकन आइवरी के ऊपर भी लोग कार्व करते हैं वो एक अलग तरीके का कार्विंग होता है। और एशियन एलिफेंट के आइवरी के ऊपर जो कार्विंग होते हैं ये लोग बोलते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है और इसमें कार्विंग अच्छा होता है, फाइन कार्विंग कर सकते हैं। देखिए यदि मैं जब आइवरी कार्विंग्स देखता हूँ, मैं मानता हूँ जो कारीगर जो उसका कला जो है बहुत बारीकी की है, बहुत अच्छे है, बहुत मतलब लाजवाब कारीगरी है। हम कारीगरी की तारीफ कर रहे हैं, हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे, बट मैं वही बोल रहा हूँ आइवरी के अलावा आप इपॉक्सी पे कर लीजिए। बिल्कुल। क्यों? मैं कभी भी उस चीज़ का खिलाफ नहीं हूँ भाई। आपके पास एक कला है, एक आर्ट है, तो आप आइवरी पे मत कीजिए। आजकल इतने सारे केमिकल्स है जो आपको आइवरी का उसी टाइप का फीलिंग देगा, उसी टाइप का आपका टेक्सचर देगा, आप उसी टाइप में उसमें कार्विंग भी कर सकते हैं। जब हम दिल्ली में जब ये जो ऑपरेशन हो रहे थे, जब जो आरोपी था उनके घर पे जब गए थे, उनके घर में तो सिर्फ पीओपी, नॉट पीओपी, वो था इपॉक्सी मटेरियल है। इपॉक्सी मटेरियल का दांत थे। जितने भी आइवरी स्टैच्यूज बना के रखे थे वो पूरा इपॉक्सी था, पूरा आर्टिफिशियल आइवरी था। लग रहा था वैसे ही, वो लग रहा था। तो उसमें कर लो यार। हिंदी में नहीं बोलते, वो एक कहावत है ना, हाथी का चबाने का और दिखाने का दांत अलग होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा था मेरे ख्याल से। वो जब आमतौर पर कस्टमर जाते उनको दिखाते थे भाई ये प्लास्टिक वाला फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी, फिर जब आपको लगता है भाई अच्छा ये थोड़ा शौकीन आदमी है भाई, इनको इनके पास ज्यादा पैसा है तो ओरिजिनल वाला, उनको बोलते हैं भाई हमारे पास ओरिजिनल हाथी दांत भी है। तो जो प्लास्टिक आइवरी जो था या प्लास्टिक जो मटेरियल था वो एक दिखाने वाला सैंपल था। यस, तो माल तो अंदर पड़ा होता है। बट आप एक चीज मान लीजिए, जो कारीगर कार्विंग करते हैं कर लीजिए, आप कोई भी मीडियम में कर लीजिए, बिल्कुल वो कर देगा, तो कर लेगा। पुराने जमाने में वो ऑप्शन नहीं था, तब वो करते थे, वो करते थे, मानते हैं कि यही बड़ा अच्छा होता है। सर एक और चीज़, अभी हम जब आपके साथ पहले बात कर रहे थे, एक्सीडेंटल पोचर भी होते हैं, आपने बताया। मैं चाहूँगा उसको थोड़ा बताइए, कैसे एक्सीडेंटल पोचर हो जाता है? मतलब देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो जंगल किनारे रहते हैं जी, जंगल के अंदर कई चीज़ों के लिए जाते हैं भाई, गाय चराने गया, फायरवुड लेने गया, या फिर ऐसे घूमने गया, उसको कुछ चीज़ मिल गया, मतलब या फिर जंगल किनारे टाइगर मरा मिला है, उसका दो नाखून निकाल के रख दिया या फिर मूंछ निकाल के रख दिया, क्योंकि वो लोग मानते हैं हाँ इसमें कुछ पैसा मिल जाते हैं, या फिर हड्डी निकाल के रख दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, वो उसका कोई इंटेंशन नहीं था, ना उसने पोचिंग किया, एक अपॉर्चुनिटी देखी, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, फिर आपको मिल गया, ले लिया, रख दिया, और किसी से एक दो लोगों से बात किया, कोई बायर आ गया भाई, उन्होंने कुछ अच्छा पैसा दे दिया और खरीद लिया। तब शुरू होता है लालच, क्योंकि आपके पास अचानक 50,000 आ गया, 1 लाख रुपए आ गया, आप कुछ मेहनत तो नहीं किए, पड़ा था उठा लिया। अब फिर आप सोचेंगे भाई मैं कुछ मेहनत करके इसको कमा लूं, अभी ऐसे ही मिला तब थोड़ी मेहनत करता हूँ, थोड़ी मेहनत करूँ। तो वो होता है एक्सीडेंटल पोचर। या फिर कोई छोटे मोटे शिकार कर रहा था, उसने फंदे लगाए वाइल्ड बोर के लिए और उनको मिल गया तेंदुआ या फिर टाइगर मिल गया, तब उसको लगा भाई इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, तो तभी एक्सीडेंटल पोचर हो जाता है। फिर वो ग्रेजुएट करते, पोस्ट ग्रेजुएट करते, फिर वो बड़े प्रॉब्लम वाले पोचर्स बन जाते हैं। सर केरला की एक रिपोर्ट में देख रहा था, आप मुझे इसमें करेक्ट कीजिएगा, 2018 में 61 केसेज आए, 61, 2019 में 151 केसेज, 2020 में 303 केसेस। इतना जंप 100% का ईयर बाय ईयर दिख रहा है। तो ये कैसे मानूं? 2017 तक तो आपका ऑपरेशन चला, हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा स्पाइक क्यों दिख रहा है? एनफोर्समेंट में एक चीज़ बोलते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप कुछ शुरू करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ डिटेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वो है
बट आप इन्वेस्टिगेशन करने लगे, आप रिएक्ट करने लगे तो नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं है कि मैं ये नहीं मानता हूँ, कोई बोलेगा मेरा टाइम में कम क्राइम रेट कम हो गया, मतलब मेरा डिटेक्शन कम हो गया। हाँ ठीक है, क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है, आपका डिटेक्शन कम हो रहा है। और आप 2020 तक का बताया, 2020 के बाद भी डेटा है, अभी 5 साल और बड़ा होगा। होगा। हाँ, वो अभी कम हो रहा है, मतलब ये शुरुआत में एक स्पाइक होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, फिर वो स्टेबलाइज होगा। और मैं कभी ये नहीं बोलूंगा जीरो पे आएगा। जीरो पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जो क्राइम रेट बढ़ जाते हैं उसमें एक तो और चीज है, कौन सा स्पीशीज का इसमें डेटा में ये नहीं, इस डेटा में ये नहीं है। जो मैं केरला से हूँ और डिपार्टमेंट के साथ काफी काम कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा डेटा जो है वो है वाइल्ड बोर का। क्योंकि वाइल्ड बोर का प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा है, लोग खाने के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो लोग मारते हैं, तो उस वजह से वहां पर वाइल्ड बोर के केसेस बहुत सारे, 60-70% केसेस वाइल्ड बोर का है। और ऑपरेशन शिकार के बाद आप हाथी का पोचिंग देखोगे तो बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत कम हो गया, फर्स्ट सिंगल डिजिट्स पे आ गया। रिटेलिएटरी किलिंग से आइवरी मिसिंग केसेस मेरे ख्याल से पिछले 4 साल में हुआ ही नहीं। अच्छा, फिर अगेन मेरा एक डेटा है कि केरला में 1917 में 5,706 हाथी थे, 2023 में 2,386 एलिफेंट। तो इसको कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले कोई भी जगह पे एक स्टेट वाला हाथी नहीं होते। हाथी ऐसे एक जानवर है या फिर घूमते रहते हैं। मतलब केरला का हाथी तमिलनाडु भी जाते हैं, उसका कोई नंबर प्लेट और स्टेट का आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो जो सीजन में आप काउंटिंग करते हैं उस सीजन के हिसाब से आपका वेरिएशन तो दिखेगा। तो हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स में कितने हाथी है, आपको वो देखना है। वेस्टर्न घाट जो इलाका है, जो गोवा से नीचे, मतलब महाराष्ट्र गोवा से नीचे कर्नाटक तक, कर्नाटक केरला तमिलनाडु तीनों स्टेट में हाथी का प्रेजेंस है काफ़ी। वेस्टर्न घाट्स में कितने हाथी आपको देखना है? वेस्टर्न घाट्स में हाथी जो है 2000 से नंबर बढ़ गया है, और फिर थोड़ा नंबर कम भी हो सकता है, स्टेबलाइज भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक वाइल्ड पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका 2 साल पहले 50 था, अब 60 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जो अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं होना चाहिए, वो बात सही है, बट कुछ 100, 150, 200, कभी 500 ऊपर नीचे होने दो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ हाथी बूढ़े हो जाते, मर जाते, जब बारिश नहीं है तो पानी नहीं मिलने से मर जाते, जब ज़्यादा बारिश है बाढ़ की वजह से मर जाते, कभी फॉरेस्ट फायर हो जाते, कभी गिर जाते, लैंडस्लाइड हो जाते। जंगल में जो जानवर रहता है उसका एक जंगल का एक नीति होता है, जंगल का एक लाइफ होता है, उसमें मरना जरूरी है। बिल्कुल। तो बैलेंस तब। और मैं आपको एक चीज तो बता सकता हूँ, क्योंकि काफी मैं जंगल भी घूम रहा हूँ जी। तो 2015-16 में हम खुद देखते थे भाई टस्कर नहीं मिल रहे। देखो, मैं भी एक एवरेज साउथ इंडियन हूँ, मलयाली हूँ। अरे नहीं सर, तो एवरेज इंडियन बहुत अच्छे जानते हैं पूरे। ठीक है, नहीं मतलब वो होता है ना, जंगल में जाते हो तो हाथी देखने से मन नहीं भरते, देखना होता है टस्कर। हाँ, तब आपको लगता है कि वही ठीक है। हाँ। तो वो एक हर एक रीजन का एक, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का किसी से बोलेंगे भाई टाइगर का, या फिर गुजरात के लोगों को बोले लायन उनका। और मुझे मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ, प्राइड आपका हाथी है। प्राइड, मुझे वो हाथी जंगल में बड़ा टस्कर देखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बड़ा टस्कर मतलब बड़ा होना चाहिए, 10-12 फुट का टस्कर होना चाहिए, बड़ा टस्क होना चाहिए। दिखते नहीं थे पहले, मतलब 2014 में भी हम जंगल गए, लास्ट सेम मनु सत्यन के साथ हम फॉरेस्ट गए थे, तो देखे बड़े हाथी। वो तो केरला में उसी एरिया में जहां पर पोचिंग हो रहा था। तो हम बोले यार 5 साल पहले ये हाथी, इतने बड़े दांत वाला हाथी यहाँ पर घूमना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, उसको तो साफ कर देते। आराम से घूम रहे, हमारे सामने घूम रहे, तो देखे अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर देखना जरूरी है, पॉपुलेशन का हेल्थ देखना जरूरी है, और माइग्रेशन देखना जरूरी है। और हाथी हमारे लिए बहुत जरूरी है जंगल में, क्योंकि जैसे एक जगह से वो बुलडोजर टाइप का है ना, बिल्कुल, एक जगह से दूसरे जगह जाते अपना रास्ता बना लेते हैं, कॉरिडोर वही बनाते हैं, कॉरिडोर रास्ते वही बनाते हैं, और पेड़ तोड़ देते हैं, दूसरे सीड्स को इधर उधर करते, बहुत सारा उसका रोल रहता है। तो साउथ इंडिया में मैं आपको एक तो मैं आपको पक्का बोल दूंगा, साउथ इंडिया में हाथी का कोई कमी नहीं है। और यदि आप एवरेज केरलाइट को या तमिलनाडु वाले को पूछेंगे तो बोलेंगे हाथी थोड़ा ज्यादा भी हो गया है। एक और चीज़ सर, आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं कि जंगल में हम ऐसा मानते हैं, मैं हर जो गेस्ट आते पूछता हूँ उनसे कि जंगल को हम बचाएंगे, हम अपने दिमाग लगा करके कि यहाँ पे टाइगर बढ़ा दो, यहाँ पे हाथी इधर कर दो, मतलब इंसान का जो दखल है वो क्या जंगल में ज़रूरी है?
मेरे ख्याल से जंगल को इंसान से बचाइए पहले। बहुत सही सर, इंसान, क्योंकि नुकसान तो हम ही करते हैं। बिल्कुल। जब तक हम अंदर नहीं जाते हैं वो ठीक रहता है। हम बाहर से प्रोटेक्शन दे दीजिए। क्यों फॉरेस्ट गार्ड्स को अंदर जाना क्यों पड़ता है? फॉरेस्ट गार्ड अंदर इसलिए नहीं जाते भाई, वो टाइगर का हाल चाल पूछने के लिए नहीं जाते, इंसान ना घुसे इसलिए जाते हैं। बिल्कुल। जब तक वो हाथी वहां पर सुरक्षित है, कोई अंदर नहीं जाते, तो फॉरेस्ट गार्ड को वहां पर जाना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल। हाँ ठीक है, कुछ साइंटिफिक स्टडी के लिए जाएंगे, बाकी डेली प्रोटेक्शन के लिए जाने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जंगल अपने हिसाब से चल लेगा। जंगल अपने हिसाब से चलेंगे। हमारे पहले भी था, बिल्कुल, शायद हमारे बाद भी रहेगा। हाँ, वो अच्छा था। तो जंगल इतना डे टू डे जाके आपको, जैसे आपके खेतीबाड़ी है वैसे आपको पानी देना देखना ये जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट, मतलब अभी का टाइम पे हम लोग मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं, साइंटिफिकली होना चाहिए, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए हम उस पर डे टू डे इंटरवेंशन भी करें। तो जंगल में जंगली जानवर को पता है कैसे जीना, सरवाइव करना। आप उनको जगह दे दीजिए, आप उसको बाकी वेरिएबल सब दे दीजिए, सर्वाइव करेगा। बिल्कुल, अंदर जाके ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको 2017 में आपको और आपकी टीम को प्रधानमंत्री साहब ने अवार्ड भी दिया था। वो अवार्ड जो है केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिला है। मतलब तो आप सभी लोग उसके हम लोग एक टीम का एक मेंबर थे, तो आपका मोरल और बूस्ट हुआ होगा। देखिए सर, सच बताएंगे तो हम क्यों किए, हम इन्वेस्टिगेशन क्यों किए, या हम इन्वेस्टिगेशन में भाग क्यों लिए, वैसे कोई वो नहीं था, कोई कसम नहीं खाई थी, मतलब हमको ये करना, या फिर कोई वो नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था आपको इतना करना है इसको पकड़ने। उस टीम में जो भी लोग थे, टॉप से बॉटम तक जो भी लोग थे, सबका एक कन्विक्शन था, हम इसको बंद करेंगे। क्या बात है। मतलब मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप अभी मेरे से बात कर रहे थे, मैंने सोच रहा था, मतलब मैं भी खुद थोड़ा वापस गया। हमारा कोई पर्सनल मतलब वो नहीं था, मतलब भाई हमको ये करना है, या फिर किसी ने आदेश, कसम खाली कि अब बस, हाँ मतलब किसी ने आदेश नहीं दिया भाई आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना है। जितने भी लोग थे वो सब करने के लिए आए। फिर हम सोचा जब कम कर रहे तो ठीक से करें। हाँ, और क्या। और उसमें जो सपोर्ट मिले हैं हर तरह से, कभी कभी लोग बोलते हैं ना पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम करते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज है। ऑपरेशन शिकार को लेके मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, पॉलिटिशियन का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, कहीं नहीं था। और ऊपर से उसी टाइम का जो मिनिस्टर था, उन्होंने बीच बीच में जो इन्वेस्टिगेशन हेड था उनको फोन करके पूछता था कोई और हेल्प चाहिए आपको, और कुछ सुविधा चाहिए दिल्ली में। क्या बात है। मैं ये सवाल पूछने वाला था कि आप केरला से दिल्ली आए, मतलब दिल्ली में काम करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े बड़े नेता रहते हैं और सब कुछ, मतलब बहुत बड़ी जगह है दिल्ली। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके से कम्युनिकेशन में, या किसी तरीके के ऑर्डर और इन सब चीज़ों में? सर देखिए, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन, मतलब आपका जो लीडरशिप कैसे है। हर एक इन्वेस्टिगेशन, मतलब मेरा करीबन 20-22 साल हो गया वाइल्ड लाइफ में काम कर रहा हूँ। उसमें मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वाइल्ड लाइफ क्राइम पे काम किया है। मैंने एक चीज़ देखा है, जहाँ पर आपका लीडरशिप अच्छा है, आपका जो टीम लीडर है उनके पास एक विजन है और उनके पास एक कमिटमेंट है। ऑफिसर्स को इतना ज़्यादा पूरा सब काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब एक आदमी रहता है ऊपर जिसका कमिटमेंट है, जो बोले आपको चलो आप जो भी करना है करो, वेपन्स फ्री मोड में डाल देते हैं, आपको जो भी करना है करो, कुछ नहीं होगा, वो एक चीज़ होता है। एक दूसरा होता है बाकी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, रिसोर्स सपोर्ट, वो होता है आपका पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट होता है। ऑपरेशन शिकार में ये तीनों बहुत सही था, कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ स्मूथ तरीके से। मतलब आप मान लीजिए ऑफिसर्स को फ्लाई करना है सुबह, वो तो उसका कोई रोक नहीं है, आपको गाड़ी हायर करने का कोई रोक नहीं है, आपको रिसोर्सेस मोबिलाइज करने का कोई बजट का कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑपरेशनल सपोर्ट में। और दिल्ली पुलिस का सपोर्ट, दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल किया, पूरा सिक्योरिटी देना, पूरा सपोर्ट देना। जब हम लोग 15 घंटे के अंदर, मतलब वो जो जहाँ पर सीजर हुआ वहाँ पे 15 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर थे, बाहर भीड़ जमे हुए थे, दिल्ली पुलिस ने जो सपोर्ट दिया उसी टाइम में, बहुत क्रूशियल मोमेंट में आके दिल्ली पुलिस ने क्रूशियल इंटेलिजेंस दिए, भाई आप लोग ज़्यादा इधर रोक नहीं सकते, बाहर माहौल ख़राब हो रहा है और आपको हम लोग सिक्योरिटी देंगे, जहाँ तक आप अपना निकलो, मतलब सपोर्ट हम देंगे। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, पॉलिटिकल सपोर्ट था, ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट था, आउट ऑफ द वे लोगों ने सपोर्ट किया। क्या बात है।
पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वरना नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ये तो हो गया है, अभी 10 साल हो गया है, अब इसमें छुपा के रखने को कोई बात नहीं है, तो खुल के बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सर कभी आप जब पोचर से मिले, जब उनको आपने सवाल जवाब किए, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया हो, सवाल आपने नॉर्मल किया हो, उसका बहुत अजीब सा जवाब किसी ने दिया हो, कुछ ऐसा याद है आपको? देखिए, सबसे पहले जब इंट्रोगेशन या फिर आप जो भी बोले सवाल जवाब जो होते हैं, कुछ जगहों पे प्लेसेंट होते हैं, कुछ जगहों पे थोड़ा अनप्लेसेंट भी हो जाते हैं, मगर वैसे होते हैं जो छोटे लेवल के आदमी जो है वो बड़े डरे हुए रहते हैं, बट जो एक्चुअल किंग पिन से, जैसे जो दिल्ली का होलसेलर था, वो एक बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी था। उनको ऐसा था मुझे कोई टच नहीं करेगा, मेरा 3-4 लॉयर्स है, मेरा इतना सारा पैसा है मेरे पास, मेरा कनेक्शंस है। तो उनको जब ऑफिसर ने पूछा आप हाथी दांत पे व्यापार करते हैं, तो कसम खाने लगे, अरे गणेश जी हमारा भगवान है, हम कैसे सोच सकते हैं गणेश जी को मारे, अरे ये तो हमारे लिए बहुत गलत है, आप ऐसे बोल नहीं सकते। मतलब वो आदमी इतना प्यार से, इतना कॉन्फिडेंस से, कितना इनोसेंटली वो झूठ बोल रहा था। मतलब ऐसे आप सोच भी कैसे कर सकते हैं? मेरा भगवान है वो, मेरा भगवान है वो। आप देखे नहीं मेरे घर में इतने सारे मूर्तियां रखे, मेरे भगवान है। आप क्या बात कर रहे हैं? हम उनके शिकार करा रहे। तो वैसे बहुत सज्जन मिलते हैं, लेकिन आपको पता होता कि ये वो थोड़े दिन के बाद उसका मन परिवर्तन हो जाते हैं, वो फिर सच बताने लगते हैं। जब वो पूरा सच बताने लगते हैं तो पूरा सच बताते हैं। हाँ, फिर उनको पता एक्सपोज हो गए तो छुपने को कोई फायदा है। अब आते हैं वापस हम फिल्मों पे। सर थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें बताने के लिए और शेयर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को। अब मैं आता हूँ आपके किरदार एलन जोसेफ की तरफ। ये फिल्म के लिए कब आपसे लोग मिले और आपने अग्री क्यों किया? देखो, पहले तो एक्सीडेंटल था, मुझे पता नहीं था रिची मेहता बड़ा फिल्म मेकर है, क्योंकि मेरा दुनिया और रिची का दुनिया दोनों अलग है। तो किसी ने मुझे बोला एक रिची है, तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं कहीं बाहर जा रहा था, मैंने बोला मैं रात को मेट्रो में हूँ, मिल लेना। तो मैं रिची से मिला। मतलब जो भी दर्शक सुन रहा है, एक बड़ा फिल्म मेकर है, मुझे पता नहीं था वो कौन है। फैंटास्टिक फिल्म मेकर। हाँ, इज अ फैंटास्टिक फिल्म मेकर। और वो आदमी मेट्रो का स्टेप्स में बैठे थे, उनका अप्रोच रहता है बहुत डाउन टू अर्थ अप्रोच। मतलब एक छोटा सा एक आदमी, छोटा बैकपैक लेके मेट्रो का स्टेशन में, मतलब जमीन पे बैठा हुआ है और बातचीत किया। बोला ऐसे ऐसे, वो उसी टाइम में वो दिल्ली क्राइम पे काम कर रहे थे। मुझे कुछ विजुअल्स दिखाए, वो क्राइम वाला विजुअल था, कमाल की क्राइम वाला विजुअल था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार, इनका जो ट्रीटमेंट का तरीका बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, और उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मतलब मिलना था, मिल लिया। फिर रिची आए, मिले, बात किए हैं, बाकी लोगों से बात किए हैं, और जो डिटेलिंग में गए हैं फिल्म मेकिंग का, वो सिर्फ देखो हमारे लिए वो ये नहीं था मेरा किरदार या फिर एलन जोसेफ, वो नहीं था। वो हम किए थे अपने एक, क्या बोलते हैं, आप अपने कमिटमेंट के लिए किए, और उसमें कभी ये नहीं सोचा था इसके ऊपर फिल्म बनेगा, इतना अच्छा बनना चाहिए, वैसे कुछ नहीं था। हमने जो किया, उनसे बात किया, उन्होंने उसको पूरा पिक्चराइज किया, उसका जो टोन जो चाहिए था वो बनाया। बट मेरे लिए या फिर WTA के लिए या फिर कंजर्वेशन फ्रेटर्निटी के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वाइल्ड लाइफ क्राइम, इसमें एक मैसेज था। इसमें एक वो मैसेज है, जो लोग हाथी दांत की जो चीज़ें खरीदते या जो लोग वाइल्ड लाइफ की चीज़ें खरीदते, उनके लिए एक मैसेज था, आप देखो क्या हो रहा है, किस तरीके से आपका जो ड्राइंग रूम में जो हाथी दांत या फिर आपका जो प्राइवेट कलेक्शन में, आपका जो प्राइवेट कलेक्शन में जो चीजें रखे हैं, उसके पीछे खून खराबा कितना है, आंसू कितने हैं, कितने लोगों का बद्दुआ है, बिल्कुल कितना दर्द से वो, कितना दर्द है। मतलब आप ये जो सफेद कलर का जो मूर्ति है, इसके पीछे का जो लाल रंग का जो सच है, जो आपको समझना जरूरी है। और जो पोचर जो सीरीज था, वो एक्चुअली मैसेज को आगे ले लिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में ले लिया, क्योंकि खरीदने वाला पूरा दुनिया में है। क्योंकि लोग अपने घर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे पास ईमेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं लोगों से, हमको पता नहीं था हम इसको खरीदते थे। मतलब वो इंडियंस नहीं है, बाहर के लोग थे, सोवेनियर्स, कलेक्टर्स आइटम्स, एंटीक, उस तरीके से रखे हैं। उनको उन तक ये मैसेज पहुंच गया। और यदि आप देखेंगे तो पोचर कभी हमने, मतलब
इस तरह की फिल्में नहीं देखी हमने। हाँ, देखे नहीं। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट जो था, इसने कभी ये नहीं बोला भाई नेशनल जियोग्राफिक डिस्कवरी टाइप का बड़ा खूबसूरत जंगल दिखा रहे हैं और आपको जंगल की खूबसूरती और जानवर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा आप देखेंगे तो डार्क नेगेटिव टोन में दिखा रहे हैं पूरे। यहाँ पर आप पूरे सीरीज में देखो कोई हंस नहीं रहा है कहीं पे भी। मैं देख के बहुत परेशान हो गया था कि क्या देख रहा हूँ मैं। कोई हंस नहीं रहा है और इसमें कोई फिल्मी वो नहीं था ट्रीटमेंट, कोई फिल्मी ट्रीटमेंट। ऑल लाइक लुक लाइक रियल कि हाँ ऐसे ही होता होगा कि इतनी तड़प से हाथी को मारा गया, उसके दांत ऐसे काटे गए, तो आपको देख लगता नहीं चाहिए मुझे। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो सीन्स दिखाए हैं लोकेशन सेम लोकेशंस था। रियली? एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से वो मैं पहली बार कहीं पे बता रहा हूँ, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला भाई ये जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हो रहा है हमारे इलाके में वही ऑफिस में, मतलब जो ऑफिस दिखा रहा है वही ऑफिस है, जिस रूम में डिस्कशन हो रहा है वही रूम से। क्या बात है। तो वो जो सेटिंग था उसी टाइम का जो सेटिंग था उसी सेटिंग्स बनाए हैं। मतलब इससे ज्यादा एक फिल्म रियलिस्टिक नहीं बन सकती। क्या बात, ये नई चीज़ है जो मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगी। मैं भी पहली बार जान पा रहा हूँ कि ऐसा हुआ। तो सर मेरे ख्याल से जो आपका मकसद था 2015 और 17 वाला, वो काफ़ी कारगर है, हम देख पा रहे हैं। और फिल्म जो बनी वो कमाल की थी। और हम आपसे कितनी देर बात कर सकते हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन वक्त हमारे पास कम है, तो इसको यहीं ख़त्म करेंगे उम्मीद के साथ कि आप एक बार फिर हमारे ऑफिस में ज़रूर, एक बार नहीं बार बार आते रहेंगे और बार बार ऐसी चीज़ें ना होए ऐसी चीज़ें ना हो, और भी आपके एक्सपीरियंस और अलग चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी जोश साहब के साथ शेर खान साहब की बातचीत। उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली होंगी, जो हमारा मकसद है इस पॉडकास्ट को शुरू करने का। मैं इसके हवाले से एक सवाल आपसे ये करना चाहता था कि पुराने वक्तों के लिहाज से अगर हम आज के दौर को देखें तो पोचिंग की जो वारदात है इसमें कुछ इजाफा हुआ है या इसमें कुछ हद तक कंट्रोल हुई है सिचुएशन? देखिए, बात जब पोचिंग की आती है और जब किसी से पूछें आप कि पोचिंग रुक गई, तो कई जंगल ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पोचिंग काफ़ी हद तक रुक गई है। जैसे काजीरंगा, क्यों? वहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। वहाँ पेट्रोलिंग AK-47 से होती है, सुदर्शन साइड के ऑर्डर्स हैं। बाकी जंगलों में सुदर्शन साइड के ऑर्डर नहीं है, पेट्रोलिंग लोग डंडों से लेकर के करते हैं। पोचिंग हमेशा से खतरा रहा था, है और रहेगा। हाँ, अब जैसे जैसे पुराने टाइम में आपके टाइम में फ़र्क क्या आया है, पोचिंग को रोकने के लिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो पोचिंग करने के लिए भी उनके पास नई टेक्नोलॉजी है। तो वो सारी चीज़ें हैं। पोचिंग एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोला जाए, एक पूरा साम्राज्य है उसका, नेक्सस है पूरा। बल्कि इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ थोड़ा झिझकते हुए कि इस पोचिंग में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी तौर पे एक हेल्प होती है या कहीं मिली भगत होती है, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हों या स्थानीय लोग हों। उसके बगैर इसे कर पाना मुझे लगता है मुश्किल है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, मिली भगत से ही सब कुछ हो सकता है। राइट। जैसे एक पोचर, जैसे कि हमने इसमें डिस्कस भी किया है कि पोचर जब जाता है तो वो कौन होता है? पोचर एक एक्सीडेंटल पोचर की हमने बात की, जो गलती से कर लेते फिर उनको मज़ा आने लगता है, फ़ायदा दिखने लगता है। कुछ ऐसे होते हैं जो उन इलाकों में सक्रिय होते हैं, तो उनका नेटवर्क कौन फैलाता है? वहाँ का लोकल गांव वाला, वो बताएगी जी यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट था या यहाँ हाथी आते हैं। फिर वो कनेक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले जाएगा किसी सरकारी जो गार्ड्स होते हैं। मैं वो नाम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा किसी उसको, बट हाँ कहीं ना कहीं पे उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। करेक्ट। और हमने ये भी डिस्कस किया इसमें कि उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। जी। उनका ईमान क्यों डोलेगा किसी का? आपकी तनख्वाह है 3,000 रुपये महीने, डंडा लेके परमानेंट नौकरी नहीं, डंडा लेके घूमते रहो, जान खतरे में है, वर्स्ट कंडीशन में वो पेट्रोलिंग करते हैं। मिलता क्या है? ऊपर के अधिकारी की गाली, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो उसको लगता है यार क्या है, उसको कोई जाएगा कि तुमको 1 लाख रुपए देंगे, कहाँ है? वो ले आके दिखाएगा यहाँ रहा इसका पूरा सिस्टम। अब वो सारी चीज़ें समझा भी सकता है। तो मिली भगत तो ऑफकोर्स मेरा मानना है कि होता ही होता है। अब आते हैं कि पोचर का जो पूरा एक नेटवर्क है, तो वो आप देखते हैं यहाँ तक नहीं जुड़ा हुआ है कि किसी जंगल में गया था। वो दिल्ली से लेकर के, चाइना से लेकर के, हर पूरे, जैसा फिल्म में भी दिखाया, बिल्कुल पूरे दुनिया तक जुड़ा हुआ है। राइट। तो पोचिंग जो है एक कोड है, एक कैंसर है हमारे जंगल। और इसमें ये भी अवेयरनेस की बहुत कमी, क्योंकि लोगों को लगता है इसमें क्या नुकसान है, मतलब वो नहीं समझ पाते ना कि वाइल्ड लाइफ कितनी खतरे में है। जैसे इस मूवी में एक मैसेज था जी कि इसमें जो लोग हाथी के दांत से बने मूर्तियों को पूजते थे, ठीक है, उन्होंने जब देखा इस सीरीज को
तो उनको एक दर्द हुआ अंदर से, कितना पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल, करेक्ट। तो कई लोगों ने उसका बहिष्कार किया होगा। इस फिल्म में एक बहुत बड़ा मैसेज था, राइट, कि आप ये देख लें कि जिस सामान को आप ले रहे हैं, जब भाई डिमांड क्यों है, क्योंकि सप्लाई क्यों है, क्योंकि डिमांड है, क्योंकि डिमांड है। तो उस डिमांड को तोड़ने की इस फिल्म ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अवेयरनेस फैला इससे। मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि हाँ यार, ये फिल्म में कुछ तो था जो एक बड़ा मैसेज देके जा रही है कि जिस चीज़ को आप सजा के घर में रखते हैं ट्रॉफी की तरह, वो एक बेजुबान को पीट करके या बेरहमी से मारा जाता है। राइट। तो 100 में से 10 लोगों के दिल भी पसीज गया, तो आई थिंक उन्होंने अपना भी काम कर लिया। बिल्कुल सही बात है। तो पोचिंग कैंसर है उससे, और ये बना रहेगा ये डर। आप कहेंगे पोचिंग कभी मतलब ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये लगा रहेगा हमें। और गुस्सा आता है इनको, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे लगता है कि जो जंगलात वाले ठीक ठाक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको और अग्रेसिव होना पड़ेगा। जो नियम काजीरंगा में, नियम हर जगह कर देना चाहिए। तो अगर पोचर दिखता है ख़त्म करो, लेकिन इसमें क्या होगा, यूज़ और मिसयूज़ हर जगह होता है। बिल्कुल। फिर नहीं हो कि कितने बेजुबान आदमी को भी, बेगुनाह को भी गलत इस्तेमाल बहुत गलत होता है उनका। सबसे पहले तो लोग गलत इस्तेमाल सोचते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पोचर को देखते के साथ गोली मार दो, लेकिन हो सकता है कोई इनोसेंट लकड़ी भी नहीं गया हो, आप लोग पोचर आप गोली मार लोग दो, उसकी आड़ में अपनी दुश्मनी भी निकाल सकते हैं। हर चीज़ का यूज़ मिसयूज़ है, तो है उसको थोड़ा, वो सरकार का फैसला हो, मेरा फैसला नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, पोचर से बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए पोचर साहब को सुन रहे हैं, आप कैमरे में जरा बात कीजिए उनसे एक बार, क्या कहेंगे आप उनसे? मैं कहूँगा यार, क्यों ऐसा काम करो भाई, मतलब बेजुबान को क्यों मार रहे हो, और अपनी मेहनत करो, कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में, क्योंकि गुनाह तो है ही, पाप है ये, और पाप की सज़ा मिलती है। ये पाप नहीं करना चाहिए उनको। बेशक। बढ़िया। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जो चिट्ठियाँ इस हफ्ते हमारे पास आई हैं उनको पढ़ते हैं, और उन चिट्ठियों में सबसे पहली चिट्ठी जो है वो नितिश टिमोथी साहब की चिट्ठी है। लिखा है, जंगल जिंदाबाद खांचा और जमशेद जी, मेरा नाम नितिश है और मैं बांधवगढ़ के पास एक छोटे से कस्बे बरही में रहता हूँ। पेशे से वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और शौकिया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूँ। शेर खान के पहले एपिसोड से ही सब्सक्राइबर हूँ और हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैंने टॉम ऑल्टर सर के सारे शो भी देखे हुए। मेरा मिडिल स्कूल पनपथा से हुआ है, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पे टीचर थे। बचपन से हम जहाँ स्कूल के सामने क्रिकेट खेलते थे, आज वहाँ टूरिज्म गेट बन चुका है और कभी कभी वहाँ टाइगर बैठा दिख जाता है, जिसे देखकर आज आश्चर्य और गर्व भी महसूस होता है। और मेरा बचपन जंगलों के बीच गुजरा है। जब भी खाली समय मिलता है, मैं सड़क से ही बांधवगढ़ का चक्कर लगा के आ जाता हूँ, और जहाँ मुझे कई बार टाइगर का एनकाउंटर भी हुआ है, टाइगर से इन्होंने देखा है उसे। ऐसे जंगल घूमना और उसकी खूबसूरती को देखना मुझे सुकून देता है, प्रेरणा देता है कि मैं छोटे स्तर पर अपने जंगल और वन्य जीवों के लिए कुछ कर सकूं। खांचा से जब भी बांधवगढ़ का जिक्र सुनता हूँ, मेरा मन गदगद हो जाता है, खासकर कलुआ का जिक्र। बांधवगढ़ का चक्रधारा ग्रासलैंड और राजबेहरा ग्रासलैंड मेरे पसंदीदा स्पॉट्स हैं। बिल्कुल। जहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम दूसरी दुनिया में आ गए हों। खांचा का अंदाज़े बयां बियाबान में भी बहार जैसा है और जमशेद जी का तारुफ कराने का तरीका बेहद खूबसूरत। आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप किसी मेहमान को पॉडकास्ट में बुलाएं तो साथ में उनका काम जैसे कि फोटोग्राफ्स या वीडियो दिखाते जाएं, ताकि दर्शक उन्हें देखकर और भी प्रोत्साहित हो सकें। कभी बांधवगढ़ आइए तो ज़रूर भेंट कीजिए। शेर खान पॉडकास्ट का बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जंगल जिंदाबाद। ये है हमारे नीतीश साहब। नीतीश यार, क्या जैसे इन्होंने जो बात की चक्रधारा, राजबेहरा, नो डाउट ये खूबसूरत, लेकिन एक जो जिक्र किया इन्होंने पनपथा का, आपको पता है उस जगह पे एक माइलस्टोन लगा हुआ है जहाँ पे रीवा के महाराज ने 100वां टाइगर मारा था। जी जी जी, इसका जिक्र किया था एक बार, जिक्र किया था हमने। तो वो बड़ी रोड के किनारे ही बिल्कुल बना हुआ है। कई बार झाड़ में छिप भी जाता है जब बारिश वगैरह आती है। तो वो मुझे याद आ गया, मैं वहाँ पे गया था, जब देखा तो मैं यही सोच रहा था कि यार 100वां टाइगर, मतलब एक राजा साहब ने शौकिया तौर पर 100 टाइगर मार दिए थे। और ऐसा एक कहा जाता है कि वो फीमेल थी और उस दिन से राजा साहब ने प्रण लिया कि मैं शिकार नहीं करूँगा टाइगर्स का। 100 के बाद उनको ये बहुत टाइम लगा दिया प्रण लेने में, लेकिन चलिए अच्छा, जहाँ जाके वहीं सवेरा वाला हिसाब था, वरना 200-400 तो और निपटा देते। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। बांधवगढ़ आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, और अपना प्यार शेर खां पे ऐसे बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। सुखदीप सिंह साहब कहते हैं, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं सुखदीप सिंह पीलीभीत से। हर एपिसोड के बाद लगता है ये वाला बेस्ट है, फिर नेक्स्ट वाला और अच्छा आ जाता है। लत लग गई है इस पॉडकास्ट की। एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ
जॉब पर इसे सुनता हुआ आपका पॉडकास्ट। तो इन्होंने एक तस्वीर भेजी है जिसमें ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं। ये लगा भी हम देंगे जो आपके इसमें आ रहा बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यार। और पीलीभीत में तो बहुत अच्छी साइटिंग चल रही है और जंगल घूमते रहिए, लोगों तक जंगल को पहुंचाते रहिए, हमारे पॉडकास्ट को भी पहुंचाइए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी है हर्ष द्विवेदी की। लिखते हैं कि मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट, शी इज़ माई इंस्पिरेशन। आरजू खुराना जी के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं सर मैं अभी 26 जून को फिर से बांधवगढ़ गया। खेतौली जोन में बहुत शानदार एलिफेंट की साइटिंग हुई, मज़ा आ गया। चार्ज तो नहीं कर सके पर वो हमारी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। और इसके बाद इन्होंने पूरी अपना चिट्ठी, अधूरी रह गई ये चिट्ठी, सब्जेक्ट लाइन में चिट्ठी लिख दी है आपने। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि उसको नीचे ईमेल में जहाँ लिखते हैं बॉडी लाइन में वहाँ लिखें। नहीं अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। चार्ज नहीं किया तो अच्छी बात है। और चार्ज क्यों कराना? चार्ज का मतलब कि हाथी परेशान हो रहा है तब आप पे चार्ज करता है। साइटिंग अच्छी रही, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सुनते रहिए, देखते रहिए शेर खां। थैंक यू सो मच। रोहन रेडकर ने अपनी कुछ शानदार चिट्ठियाँ भेजी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमेशा की तरह। और लिखते हैं, नमस्ते खांचा, एरोहेड के बारे में वीडियो वाकई बहुत बढ़िया था और लोगों को इस महान बाघिन के बारे में जानने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन एक और नई खबर ये है कि एक और प्रसिद्ध बाघ गणेश को भी बोन ट्यूमर है। गणेश वर्तमान में रणथंभौर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली बाघ है। हमें उम्मीद है कि वन विभाग इस पर फौरन कार्रवाई करेगा। लेकिन जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया है कि रणथंभौर के बाघों में बहुत कम जेनेटिक डाइवर्सिटी है और रणथंभौर में मौजूदा बाघों में से 80% मछली बाघ इनसे संबंधित है। यही मामला बांधवगढ़ में भी है। सभी बाघ चार्जर और सीता से संबंधित हैं। मुझे लगता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी लाने के लिए कुछ बाघों को रणथंभौर और बांधवगढ़ में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के सभी बाघ रणथंभौर में हैं या रणथंभौर से आए नए अभयारण्यों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। कृपया इस पर अपनी राय दें। मैंने इस मेल में पिछले साल खींची गई एरोहेड बाघिन की कुछ तस्वीरें भेजी हैं जो हमने लगा दी स्क्रीन पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया और जंगल जिंदाबाद, रोहन साहब ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, तारीफ़ के लिए। और जो ये बात आप कर रहे हैं, हम हर एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि रणथंभौर के टाइगर जो है डूम्स टाइगर। करेक्ट। अगर इनके कॉरिडोर बचे होते तो ये मूव करते। जैसे कॉर्बेट टाइगर नेपाल तक जाते हैं, राइट, राजा जी तक जाते हैं और भी इलाकों में जाते जाते उनके कॉरिडोर फिर भी अभी सेफ है। रणथंभौर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो वहीं तक सीमित है। अगर वो सरिस्का वाला रूट पे जाने लगे या बांधवगढ़ के टाइगर पन्ना और इधर उधर, बांधवगढ़ के फिर भी ठीक है मैं कहूँगा। लेकिन यस, ये एक बड़ी समस्या है जिसको सरकार को सोचना पड़ेगा, जंगलात वालों को सोचना पड़ेगा कि कैसे इनके कॉरिडोर को स्थापित किया जाए ताकि एक टाइगर एक जंगल से निकल दूसरे जंगल में उनका आना जाना हो सके और जीन पोलिंग होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया यार इस अच्छी जानकारी के लिए। तो पहला कमेंट जो है वो पवन साहब का है जो लिखते हैं कि हैप्पी टू सी हर ऑन द शो। आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर बाय फ्यू मंथ्स बैक by her pictures on a tiger neck moving slow motion reel, and there my eagerness started to know about the jungle in the India, and then I got information about tiger reserves, her campaign all tiger reserves, and I started listening to the every podcast that is related to jungle in India, and I got Sher Khan, which became my everyday routine at night. Listen at least a podcast, and today by listening her looks like a corridor to jungle जिंदाबाद। पवन साहब कह रहे हैं। पवन यार बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मतलब जंगल के बारे में इतना जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एक रिक्वेस्ट था कि जो आप देखते सुनते हैं वो आप अपने दोस्तों में बाकी लोगों को बताइए ताकि उनमें भी एक जिज्ञासा जागे, जंगल की तरफ उनका लगाव बढ़े, वो भी जंगल से प्यार करें, तभी जंगल बच पाएगा। और आप अपने ख़त लिखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Jaya Patel लिखती हैं, I have followed all the episodes of ATR. Hats off to her dedication and mastery in wildlife photography and storytelling. Robin Khare कहते हैं, my favorite photographer and my favorite host खांचा। खांचा बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं तभी सामने वाला अच्छा आंसर दे पाता है। थैंक यू सो मच। कुमार स्वामी कहते हैं, जंगल जिंदाबाद जिंदाबाद। और तेजपुर असम से मृणालिनी ने, यस मृणालिनी रेगुलर हमारे लिसनर हैं, थैंक यू मृणालिनी। आरजू खुराना का बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इंस्टाग्राम में उनकी फ़ोटोज़ फर्स्ट टाइम मैंने देख के मैं उनकी फ़ैन हो गई थी। आज के एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। आरजू ने काजीरंगा में गोल्डन टाइगर देखा या नहीं बताइएगा, मृणालिनी कह रही हैं। थैंक यू मृणालिनी। यश कह रहे हैं, इटली से सेफ एंड लव एनिमल्स एंड जंगल्स हार्ट बनाया उन्होंने।
कड़क ब्लैक कॉफ़ी नाम से एक आईडी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आशा है आपकी तरफ सब कुछ ठीक ठाक है। आपके एपिसोड को सुनने के बाद जब अपने सफ़ेद बाग मोहन के बारे में बताया तो मैं अपने बचपन की यादों में खो गया। जब मैं 9 साल का था, 1992 में मैं भोपाल में था और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान गया था। वहाँ मैंने एक सफ़ेद बाघ देखा था। मुझे उसकी सुंदरता और शान देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। अब 32 साल बाद आपके पॉडकास्ट को सुनकर मैं अपनी आंखें बंद करके उस पल को साफ तौर पर देख पा रहा हूं। मैं भूल गया था कि मैंने कभी सफ़ेद बाघ देखा था, लेकिन आपकी पॉडकास्ट ने वो छिपी हुई यादें मुझे फिर से जगा दी हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अद्भुत और अलग पॉडकास्ट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दें और स्वस्थ रहिए। अब एक सवाल जो मन में आता है, क्या आप बता सकते हैं कि भोपाल के वन विहार में 1992 में देखा गया वो सफ़ेद बाघ अब कहाँ है या उसके साथ क्या हुआ? क्या उसके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट है? और हाँ, कभी मुंबई आना हुआ तो ज़रूर बताइएगा, साथ में कड़क ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। आपका अपना कड़क ब्लैक कॉफ़ी निट्स। यार उनका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके इस खत के लिए। और 92 में आपने देखा था एवरेज जो टाइगर की लाइफ होती है वो 14 साल 15 साल तक वाइल्ड में होती है। कैप्टिव में वो 17 तक 18 तक जा सकते हैं। नूरजहाँ टाइग्रेसेस आई थिंक भोपाल की ये थी जो सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से 21 साल तक वो 20 से 21 साल तक रही थी। तो 92 से आप जोड़ लीजिए, वो उस समय भी रहे होंगे तो 4-5-6 साल मान लेते रहे होंगे। तो 2005-6 तक वो उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया होगा। बट मतलब वो तो उनकी लाइफ स्पैन है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपने देखा था और आपने हमारे एपिसोड को सुन करके उसको रिकॉल किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मुंबई आऊँगा तो एक कड़क कॉफ़ी ज़रूर पी जाएगी। प्रतीक शेखावत कहते हैं खान चा वी लव यू टू। दिनेश कुमार ने दिल बनाए हैं, कहते हैं सतपुड़ा औरांग नमेरी दंपा मिजोरम में पोटेंशियल सत्य मगलाम गुड फॉर विजिटिंग दुधवा और पीलीभीत भी। इन्होंने दिनेश साहब की सबसे चीज़ लगती है, पूरे एपिसोड को वो चैप्टर वाइज लिख भी देते हैं, तो इससे हमारे सुनने देखने वालों को काफ़ी सहूलियत हो जाती है। दिनेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे यकीन है कि आप शेर खां का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शाजिब खान लिखते हैं कि सर दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व किशनपुर वाइल्ड लाइफ से ये सब मेरे होम टाउन लखीमपुर खीरी के पास ही है। बहुत अच्छा जंगल है। आप दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के भी एक एपिसोड ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर। मैं दुधवा वगैरह तो गया हुआ हूँ, और वाकई में वो जिस इलाके में रहते हैं ये लखीमपुर में, वहाँ पे 3-3 मतलब और आगे निकल नेपाल तक आप निकल जाएंगे, आगे कर जाते हैं। खैर बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं सर, और एंजॉय कीजिए जंगल को। थैंक यू सो मच। फैज़ सिद्दीकी लिखते हैं कि बफर जोन जंगल में जोन कैसे डिवाइड होते हैं सर, ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताइए। बफर जोन डिसाइड कैसे होता है? जंगल के जो एज होते हैं ना, उस इलाकों को बफर जोन कहते हैं, जहाँ पे इंसानों का भी आना जाना थोड़ा सा लगा रहता है और जानवरों का भी। वो डिसाइड करते हैं जंगल वाले, वो हम डिसाइड नहीं करते। जंगल वाले चिन्हित करते हैं कि ये बफर जोन है, ये कोर जोन है, ये जंगल के इलाका है, तो वो डिसाइड उसके हिसाब से तय होता है जी। रितेश साठे कहते हैं यहाँ पुणे में जंगल कैट्स बहुत दिखा देंगे। हमने एक हाई क्लास सोसाइटी के प्लॉटिंग एरिया में, गोदरेज के प्लॉटिंग एरिया में जंगल कैट्स के किटन को रेस्क्यू किया है। किटन्स मदर का रियूनियन भी सक्सेसफुली हमने कराया। वाह, देखिए ये खुशी की बात नहीं है कि रहायशी इलाके में जंगल कैट दिख रही है, यानी कि हम उनके घर में अपना घर बना बैठे हैं। बट आपने उसका रेस्क्यू किया और माँ से मिलवाया, ये कमाल की अच्छी बात थी आप लोगों ने, और जितना हो सके उनको प्रोटेक्ट करके रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे कमेंट्स सारे मैं पढ़ता हूँ। हम नाम ले लेते हैं जल्दी जल्दी जिन लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं, जिनमें सोनाक्षी हैं, थैंक यू, गौरव गौतम साहब हैं, और साथ साथ जॉन स्नाव, द्विवेदी, ज्ञानेश, रितेश साठे, और तमाम बहुत सारे, ओंकार साहब हैं जिन्होंने मंगल, अनिगिज्म, इन सब लोगों ने कमेंट्स किए हैं। बहुत शुक्रिया सभी का, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ, वक्त की कमी होती है, जमशेद भाई पूरे कमेंट्स को नहीं पढ़ पाते, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कमेंट्स करते हैं और हम उसे पढ़ते हैं। क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि आप हमारे शो को कितनी शिद्दत से पसंद कर रहे हैं, और यही हमें मोटिवेट करता है कि हम शो में कुछ और नए टॉपिक्स लाएं और नए तरह से उसको इंट्रोड्यूस कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट में आपको जो भी अच्छा लगा उसके बारे में आप हमें चिट्ठियाँ भेज सकते हैं। हमारा पता है
9953323303। ईमेल करना चाहते हैं तो radio@aajtak.com। सब्जेक्ट लाइन में शेर खान लिख दें ताकि हमें पता हो कि वहाँ से आए हैं। और साथ में अगले हफ्ते हम फिर से मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।